कहानी की शुरुआत में हम सीओ को देखते हैं जो एक फंड मैनेजर होता है, पर वो एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह इंसान है। वो अपने काम की वजह से अपनी बेटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। आज सुजैन का जन्मदिन था। सीओ ने उसे एक गेमिंग कंसोल तोहफे में दिया, लेकिन सुजैन बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। वो बोली, मुझे माँ से मिलने के लिए बुसान जाना है। सीओ ने काम का बहाना बनाया, मगर सुजैन जिद पर अड़ी रही। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कल ही माँ से मिलने जाना है। आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मैं अकेली बुसान चली जाऊंगी। सीओक ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में आ गया। तभी उसकी माँ बोली, आज तुम सुजैन के स्कूल नहीं गए, इसीलिए वो गाना भी ठीक से नहीं गा सकी। बेहतर होगा कि उसे बुसान ले जाकर अपनी बीवी से सुलह कर लो, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाइयों की वजह से सुजैन की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इतना कहकर वो कैमरा वहाँ रखकर चली गई। सीओक ने रिकॉर्डिंग देखी। सुजैन स्कूल कंपटीशन में गाना गाने की कोशिश कर रही थी, मगर घबराहट के चलते वो लाइन भूल गई और बच्चे उस पर हंसने लगे। सीओ को एहसास हुआ, अगर वो वहाँ होता तो सुजैन को हिम्मत मिलती, और अब उसने फैसला कर लिया वो सुजैन को लेकर बुसान जाएगा। सुबह जल्दी दोनों ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन रवाना होने से पहले एक घायल लड़की भागते हुए ट्रेन में चढ़ गई, पर किसी को पता नहीं था कि वो एक खतरनाक वायरस से संक्रमित थी। इस ट्रेन में एक भिखारी भी बिना टिकट सफर कर रहा था। वो काफी डरा हुआ था, बार बार कहता जा रहा था, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, पर किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस ट्रेन में सांग भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ सफर कर रहा है, जो पेशे से ब्लू कॉलर वर्कर होता है। तभी वो घायल लड़की ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगी। ट्रेन अटेंडेंट ने उसे देख लिया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। वो वॉकी टॉकी की मदद से कंडक्टर को बताने लगी, पर इतने में लड़की ने अटेंडेंट को बाइट कर लिया और वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगी। अब दोनों आदमखोरों की तरह यात्रियों पर टूट पड़ी। ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। कंडक्टर यात्रियों को आगे वाले डिब्बे में भेजने लगा, मगर उस पर भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। सीओक ने जब ये सब देखा तो अपनी बेटी को लेकर आगे वाले डिब्बे की तरफ बढ़ने लगा। ज़ॉम्बी अब सांग और उसकी बीवी शेली का पीछा करने लगे। दोनों जैसे तैसे उस डिब्बे तक पहुंचे। शुरू में सीओक ने दरवाजा बंद कर दिया, मगर सुजैन के कहने पर उसने उन्हें अंदर आने दिया। वायरस के काबू में होने की वजह से ज़ॉम्बीज़ का खुद पर काबू नहीं रहता और उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो इंसानों को देखकर ही उन पर अटैक करते हैं। शेली दरवाजे को गिला करके उस पर अखबार लगाती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ को वो नजर नहीं आए और वो शांत हो गए। ट्रेन ड्राइवर ने अनाउंस किया, कंट्रोल सेंटर से आदेश मिला है, ट्रेन में हुए हादसे की वजह से ये ट्रेन चेओनान स्टेशन पर नहीं रुकेगी। सीओ को अपनी माँ का फोन आया और वो काफी घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि शहर में हर जगह दंगे हो रहे हैं, इसीलिए तुम सुयन का ख्याल रखना। और उनकी आखिरी सांसों के साथ उनकी आवाज बंद हो गई। सीओ घबरा गया। कुछ देर बाद ट्रेन चेओनान स्टेशन पहुंची, मगर वहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े थे, इसीलिए ड्राइवर ने ट्रेन नहीं रोकी। सभी यात्री अपने फोन पर न्यूज देखने लगे। उन्हें पता चला कि ज़ॉम्बी हर शहर में फैल चुके हैं। सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था ताकि कोई अपने घरों से बाहर न निकले और हालात पर काबू पाया जा सके। इन खबरों को सुनकर यात्रियों में दहशत फैल गई और वो धीरे धीरे आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ने लगे। तभी ट्रेन ड्राइवर ने ऐलान किया, इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन दाईजियोन होगा। वहाँ सेना पहुँच चुकी है और सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा जाएगा। सीओक अपने एक अमीर क्लाइंट को फोन लगाकर बोला, मैं अपनी बेटी के साथ ज़ॉम्बी से भरी एक ट्रेन में फंस चुका हूँ। अगर तुम हमें दाईजियोन स्टेशन से सुरक्षित बाहर निकालो तो मैं तुम्हें फ्री में शेयर मार्केट की टिप दूंगा। क्लाइंट ने बता दिया कि दाईजियोन स्टेशन पर सेना मौजूद है, पर वो ट्रेन के यात्रियों को घर नहीं जाने देगी। जब तक वायरस का इलाज नहीं मिल जाता तुम्हें सब लोगों से अलग क्वारंटाइन किया जाएगा, ताकि वायरस को आगे फैलने से रोका जा सके। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बाकी लोगों से अलग दूसरे दरवाजे से निकलना, वहाँ मेरे आदमी तुम्हें ले लेंगे। यह सुनकर सीओक राहत महसूस करता है। कुछ देर बाद ट्रेन दाईजियोन स्टेशन पहुंचती है। स्टेशन पूरी तरह से खाली था, इसीलिए सभी यात्री ट्रेन से उतरने लगे। योन सुग नाम के आदमी ने ड्राइवर से कहा, मैं स्टेलन एक्सप्रेस का COO हूँ। मुझे पता चला है कि दाईजियोन में वायरस फैलने की वजह से यहाँ के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब हम चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें तुरंत ट्रेन को बुसान लेकर जाना होगा। पर ड्राइवर बाकी सभी यात्रियों को भी बचाना चाहता था, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए चला गया।
सभी यात्री मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सियोक सुजेन को लेकर दूसरे रास्ते में चल पड़ा। वो भिखारी भी उनके पीछे आ गया और कहता है, मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, सभी लोगों को कैद में रखा जाएगा, इसीलिए मैं तुम दोनों के साथ यहाँ से बाहर निकलूंगा। सुजेन सबको ये बात बताने के लिए आगे बढ़ी, मगर सियोक ने उसे रोक लिया और कहा, आखिर तुम उन अनजान लोगों की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? इस वक्त हमें सिर्फ अपनी जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। सुजेन रोते हुए बोली, आप हमेशा से खुदगर्ज थे, हमेशा बस अपने बारे में सोचते हैं, इसी वजह से माँ ने भी आपको छोड़ दिया और आप मेरे बारे में भी कभी नहीं सोचते। सियोक कुछ कह पाता उससे पहले बहुत सारे जोम्बी बने फौजी उनकी तरफ बढ़ने लगे। मेन गेट पर भी दर्जनों जोम्बी मौजूद थे। उन्होंने यात्रियों पर हमला कर दिया। एक जोम्बी सुजेन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी सांग वहां पहुंचा और उसने सुजेन को बचा लिया। वो शेली के साथ सुजेन को लेकर भाग गया। सियोक भी उनके पीछे दौड़ा, पर अचानक एक जोम्बी ने उस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। सियोक ने जड़ से उसके मुंह पर किताब ठूस दी, जिससे वो उसे काट नहीं पाया। तभी उस भिखारी ने जोम्बी के मुंह पर कपड़ा फेंक दिया। इससे सियोक को भी मौका मिल गया। वो दौड़कर दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंच गया। वो सांग और बेसबॉल टीम के साथ मिलकर दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन जोम्बिस की तादाद इतनी ज्यादा थी कि दरवाजा टूट गया और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इधर कुछ यात्रियों ने गलती से दूसरे डिब्बे का दरवाजा खोल दिया, जिससे प्लेटफॉर्म पर भी जोम्बिस फैल गए। जान बचाने के चक्कर में गिल और जोंग एक दूसरे से अलग हो गई। शेली, सुजेन और गिल किसी तरह डिब्बे में पहुंच गए। वो भिखारी पीछे रह गया था। जोम्बिस उस पर टूटने वाले थे, मगर शेली ने दरवाजा खोलकर उसे भी अंदर बुला लिया, मगर वो दोनों तरफ से जोम्बिस से घिर चुके थे और दोनों डिब्बों के दरवाजे टूट चुके थे। इसीलिए वो चुपचाप बाथरूम में जाकर छिप गए। बचकर भागते हुए मिन योंग के दो साथी जोम्बी बन गए। वो बहुत डर गया, मगर सियोक ने उसे खींचकर साथ लिया और दोनों किसी तरह ट्रेन तक भागे। सियोक ने सांग का हाथ पकड़कर उसे भी ट्रेन के अंदर खींच लिया। ड्राइवर ने कंट्रोल सेंटर से संपर्क करके बुसान जाने का रास्ता साफ करवा लिया और ट्रेन पूरी रफ्तार से बुसान की ओर बढ़ चली। शेली से फोन पर बात करने के बाद सांग को पता चला कि वो लोग 13 नंबर डिब्बे के बाथरूम में हैं। मिन योंग ने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी को कॉल करके मालूम कर लिया कि बाकी लोग 15 नंबर डिब्बे में मौजूद हैं। सांग ने कहा, हमें सबसे पहले अपनी बीवी और बच्ची को बचाना होगा, फिर सब मिलकर 15 नंबर डिब्बे की तरफ बढ़ेंगे। तीनों ने अपने हाथों पर कपड़े बांधकर टेप लपेट ली ताकि जोम्बी उन्हें बाइट ना कर सके। वो जोम्बिस को मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद वो 10 नंबर डिब्बे तक पहुंच गए, लेकिन वहाँ मिन योंग के बेसबॉल साथी पहले से मौजूद थे। उन्हें देखकर मिन योंग ठिठक गया। वो उन पर हमला करने से हिचकिचाने लगा। मजबूरी में सांग और सियोक खुद उनसे भिड़ गए, मगर बेसबॉल खेलने की वजह से वो बाकी जोम्बी से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। सियोक और सांग दोनों की हालत खराब हो गई। मिन योंग मदद करना चाहता था, मगर अपने ही साथियों पर कैसे वार करें, वो असमंजस में खड़ा रहा। जोम्बी सब सियोक और सांग को काटने वाले थे, तभी ट्रेन फिर से टनल के अंदर चली जाती है। अंधेरा छा गया और जोम्बिस कुछ देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने सियोक और सांग को छोड़ दिया। सियोक ने बेड से आवाज करके उनका ध्यान भटका दिया और सांग मिन योंग को लेकर अगले डिब्बे में पहुंच गया। तीनों को समझ में आ गया कि टनल का इस्तेमाल करके वे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उस डिब्बे में बहुत सारे जोम्बिस मौजूद थे। इसीलिए अगली टनल में पहुंचते ही सियोक ने अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया और सांग का फोन पीछे फेंककर उस पर कॉल किया। रिंग की आवाज सुनकर सारे जोम्बी फोन की ओर चले गए और तीनों ने मौके का फायदा उठाते हुए लगातार 3 डिब्बे पार कर लिए। आखिरकार वे 13 नंबर डिब्बे के बाथरूम तक पहुंच जाते हैं। सांग को देखकर शेली की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। सुजेन को सुरक्षित देखकर सियोक को भी सुकून मिला, मगर उसने अपने चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं जताई। ट्रेन अब टनल से बाहर निकल चुकी थी, इसीलिए सियोक और उसके साथी दूसरे बाथरूम में जाकर छिप गए। सांग ने सियोक से कहा, मैं जानता हूँ कि काम की वजह से तुम अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते और वो तुमसे नाराज भी होती होगी। अभी उसे समझ नहीं है, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो उसे एहसास होगा कि तुम उसकी बेहतरीन जिंदगी के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। सियोक के चेहरे पर पहली बार थोड़ी नरमी आई। किसी ने पहली बार उसकी भावनाओं को समझा था। मिन योंग ने जीनी को मैसेज किया, हम 15 नंबर डिब्बे में तुम्हारे पास आ रहे हैं।
जिनी तुरंत सभी साथियों को अपने दोस्तों को आने के बारे में बताती है, मगर योन सुक भड़क उठा। वो बोला, इतने ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ तक आना नामुमकिन है। अगर वो लोग इन्फेक्टेड हुए तो हम सब मारे जाएंगे। हम उन्हें इस डिब्बे में नहीं आने देंगे। जिनी कंडक्टर चुल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। ट्रेन फिर टनल में जाती है। अंधेरा फैल जाता है। सियोक और उसके साथी बाथरूम से निकलकर आगे बढ़ते हैं। सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और बिना आवाज किए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था, इसीलिए वो लगेज रेक पर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। सियोक ने बैग दूर फेंककर उनका ध्यान भटका दिया और सब अगले डिब्बे में जाने लगे, लेकिन भिखारी का पैर एक खाली कैन पर पड़ जाता है। आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर लपके। सियोक और भिखारी दौड़कर अगले डिब्बे में पहुंचे। वहीं सांग ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ॉम्बीज के हाथ और चेहरे दरवाजे में फंसने की वजह से वो ठीक से बंद नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर मिन योंग और सियोक 15 नंबर डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर योन सु के कहने पर यात्रियों ने कपड़ों से दरवाजा कसकर बांध दिया था। काफी कोशिशों के बावजूद वो दरवाजा नहीं खोल पाते। मिन योंग बार बार जीनी को कॉल करता है, लेकिन योन सुक ने उसका फोन तोड़ दिया। चुल ने जीनी का मुंह बंद कर दिया ताकि वो कुछ ना बोल सके। गुस्से में मिन योंग ने बेड से दरवाजा तोड़ दिया। उधर योन सुक यात्रियों के साथ मिलकर दूसरा दरवाजा बंद करने लगा। जिन ही चुल के चंगुल से छूटकर बाहर आई और जोंग ने अपनी बहन गिल को देख लिया। दोनों ने यात्रियों को दरवाजा बंद करने से रोकने की कोशिश की। उधर दरवाजा बंद करने की कोशिश में एक ज़ॉम्बी ने सांग के हाथ पर काट लिया। वायरस उसके शरीर में फैलने लगा। सीओ को ये बात समझ में आ गई, मगर फिर भी उसने सांग को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। शेली सांग की मदद करने के लिए उसकी ओर जाने लगी, मगर सांग ने जोर से चिल्लाते हुए उसे रोक दिया। वापस जाओ शेली, दूर रहो मुझसे। शेली को अब समझ में आ गया था सांग संक्रमित हो चुका है। वो वहीं रुककर फूट फूट कर रोने लगी। सांग ने सियो की तरफ देखा और भारी सांसों में बोला, अब मैं ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमसे एक बात का वादा चाहिए, मेरी वाइफ का ख्याल रखना। सियोक ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, मैं शेली की हिफाजत करूंगा। वो शेली को पकड़कर वहाँ से जाने लगा। पीछे से सांग ने पुकारा, शेली तुम हमेशा पूछती थी ना कि हमारी बेटी का क्या नाम होगा, तुम इसका नाम सुयुन रखना। इतना कहते ही दरवाजा टूट गया और सारे ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। सांग ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। वो पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज को रोकता रहा ताकि बाकी लोग बच सके। शेली दर्द से चिल्ला उठी, मगर सियोक ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती वहाँ से दूर ले गया। वो मिन योंग के साथ मिलकर अगले दरवाजे को खोलता है और अपने साथियों को लेकर अंदर चला गया, लेकिन गिल बुरी तरह घबरा गई थी। वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अचानक एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते देख जोंग की दुनिया जिसे थम गई। वो चीख भी नहीं सकी, बस टूट कर रह गई। यह देखकर सियो का गुस्सा फूट पड़ा। वो योन सुक पर झपट पड़ा और उसे मारने लगा। तेरी वजह से ये सब हुआ। मगर योन सुक चिल्लाया, सियो इन्फेक्टेड है। उसके शब्दों ने यात्रियों के दिल में डर बिठा दिया। अब कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। सबने सियोक और उसके साथियों से कहा कि वो अगले डिब्बे में चले जाएं। सियोक ने गुस्से से सबकी तरफ देखा, मगर फिर कुछ कहे बिना सुजेन और शेली को लेकर आगे वाले डिब्बे में चला गया। चीनी भी उनके साथ चली गई। उधर योन सुक और उसके साथियों की वजह से गिल की मौत हुई थी और वो अपनी बहन से मिलना चाहती थी और उसने दरवाजा खोल दिया और सारे ज़ॉम्बीज को अंदर आने दिया। कुछ ही पलों में पूरा मंजर तबाही में बदल गया। लगभग सारे यात्री मारे गए। सिर्फ योन सुक और कंडक्टर चुल बाथरूम में छिपकर किसी तरह बच गए। दूसरी ओर ट्रेन ड्राइवर कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई जवाब नहीं मिला। बुसान शहर से उड़ता हुआ धुआं देखकर सबको समझ आ गया अब उनका बचना मुश्किल है। सीओ को अपने साथी का फोन आया। वो घबराई हुई आवाज में बताता है, हमने वाईएस बायोटेक के सारे शेयर बेच दिए थे, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने पूरे कोरिया में ये वायरस फैला दिया। सीओ के चेहरे पर सदमे की लकीरें खिंच गई। उसे याद आया वही था जिसने अपने साथी के कहने पर वो सारे शेयर बेचे थे। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन बुसान स्टेशन के करीब थी, मगर पटरी पर पहले से डिब्बे पड़े थे। ड्राइवर ने अनाउंस किया, रास्ता बंद है, मैं ट्रेन आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन फिक्र मत करो, मैं दूसरी पटरी पर इंजन लगाकर ट्रेन तैयार करूंगा। जो भी यात्री जिंदा है वो तुरंत बाहर निकलकर दूसरी ट्रेन में पहुंचे। वो तेजी से ट्रेन से उतरा और वेयर हाउस की ओर भागा। वहाँ उसे एक इंजन मिला जिसे वो पटरी पर लगाने लगा।
उधर बाथरूम के बाहर ज़ॉम्बीज़ का झुंड था। बचने के लिए योनसुक ने चुल को ज़ॉम्बीज़ की ओर धक्का दे दिया और खुद भाग निकला। ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे हो गए। सियोक और उसके साथी भी ट्रेन से उतर आए। उन्हें दूसरी पटरी तक पहुंचना था, इसीलिए वो रास्ता ढूंढने लगे। अचानक एक जलता हुआ इंजन दूसरी ट्रेन से टकरा गया। भारी धमाके से जमीन कांप उठी। सियोक और उसके साथी दो ट्रेनों के बीच फंस गए। मिन योंग और जिनी उनसे अलग हो गए थे। दोनों दरवाजा तोड़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे। तभी योनसुक वहां आ पहुंचा। उसने जिनी को ज़ॉम्बी के सामने धक्का दे दिया। मिन योंग ने जान हथेली पर रखकर उस ज़ॉम्बी को बाहर फेंक दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी ने जिनी को काट लिया था, वो इन्फेक्टेड हो गई थी। योनसुक ने मौके का फायदा उठाया और दरवाजा तोड़कर भाग गया। मिन योंग अपनी प्रेमिका को छोड़ नहीं पाया। वो उसके पास बैठा रोता रहा और जब जिनी ज़ॉम्बी बन गई तो उसने मिन योंग को भी काट लिया। ज़ॉम्बी से जान बचाते हुए भागता हुआ योनसुक अचानक फिसलकर नीचे गिर पड़ा। ट्रेन ड्राइवर बिना कुछ सोचे इंजन से उतरकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन योनसुक ने खुद को बचाने के लिए उसी ड्राइवर को ज़ॉम्बी के सामने धक्का दे दिया। बेचारा ड्राइवर कुछ समझ ही नहीं पाया और पल भर में ज़ॉम्बीज़ ने उसे नोच डाला। उधर सियोक, सुजेन और शेली एक खतरनाक हालात में फंसे हुए थे। ऊपर से पूरी ट्रेन उन पर गिरने वाली थी। सियोक किसी तरह ट्रेन के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच गया, मगर तभी एक लोहे का टैंकर नीचे आ गिरा, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अचानक ज़ॉम्बीज़ ने खिड़कियां तोड़ दी और ट्रेन से बाहर निकलने लगे। हालात देखकर शेली और सुजेन डर गई। उन दोनों ने पहले भिखारी की बहुत मदद की थी, इसीलिए अब वो उन दोनों की रक्षा के लिए सामने आ गया। वो ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगा ताकि सुजेन और शेली भाग सके। इसी दौरान सियोक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर टैंकर को रास्ते से हटा दिया। आखिरकार सुजेन और शेली सुरक्षित उसकी तरफ पहुंच गई। तीनों तेजी से इंजन की ओर भागने लगे, मगर ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। बहुत मशक्कत के बाद वो किसी तरह इंजन तक पहुंचे, लेकिन सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ ने इंजन को पकड़ लिया, जिससे ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। सियोक जानता था अगर इन्हें हराया नहीं गया तो इंजन रुक जाएगा। वो खिड़की के पास पहुंचा और ज़ॉम्बीज़ के हाथों पर लाते मारकर उन्हें नीचे गिराने लगा। कई बार चोट लगने के बावजूद वो हार नहीं मानता और आखिर सब ज़ॉम्बीज़ गिर जाते हैं। तभी अचानक योनसुक इंजन के दरवाजे से निकलकर बाहर आया। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थी। वो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। वो गिड़गिड़ाकर बोला, प्लीज मेरी मदद करो, मैं घर जाना चाहता हूँ। मगर सियोक समझ चुका था अब बहुत देर हो चुकी है। योनसुक की पूरी बॉडी कांप उठी और अगले पल वो ज़ॉम्बी बनकर शेली पर झपट पड़ा। सियोक ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों में जोरदार झपट हुई और इस दौरान योनसुक ने सियोक के हाथ को काट लिया। अब सियोक भी संक्रमित हो चुका था। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो खुद को चेन से बांधकर योनसुक को लेकर इंजन से नीचे कूद गया। खुद चेन से बंधा होने के कारण वो इंजन पर सुरक्षित रह जाता है, जबकि योनसुक नीचे गिरकर मर गया। सियोक वापस ऊपर आया, लेकिन अब उसकी आंखों में नमी थी। वो जानता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वो शेली को समझाने लगा, ब्रेक यहाँ है, इसे खींचना, बुसान पहुंचते ही ट्रेन रोक देना। सुजेन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं पापा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। वो जोर जोर से रोने लगी। सियोक की आंखों में भी आंसू आ गए। वो मुस्कुराया, अपनी बेटी के चेहरे को आखिरी बार देखा और बोला, अब तुम दोनों को जिंदा रहना है। फिर उसने इंजन रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। शेली ने सुजेन को संभाला, पर वो लगातार चीखती जा रही थी। सियोक को अपने किए पर पछतावा था कि जब उसके पास वक्त था वो अपनी बेटी के लिए समय नहीं निकाल पाया। और उसी मुस्कान के साथ सियोक ने इंजन से छलांग लगा दी। सुजेन ने अपने पापा को गिरते देखा। वो चीख पड़ी। कुछ देर बाद ट्रेन एक टनल के पास पहुंची। आगे रास्ता बंद था, इसीलिए दोनों इंजन से उतरकर पैदल चलने लगी। टनल के दूसरी तरफ फौजी स्नाइपर से तैयार खड़े थे। अंधेरे की वजह से उन्हें समझ नहीं आया कि ये इंसान है या ज़ॉम्बी। उन्होंने निशाना साधा और तभी सुजेन ने आंसू पहुंचे और अपने पापा का वादा याद किया। उसने वही गाना गाना शुरू किया जो वो स्कूल में अधूरा छोड़ आई थी, जिसे वो सियोक के लिए गाना चाहती थी। उसकी मासूम आवाज गूंज उठी टनल के भीतर, हवा में और सैनिकों के दिलों में भी। गाना सुनकर सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे कर दी और पहचान लिया कि वो इंसान है। उन्हें सुरक्षित लेने के लिए आगे बढ़े। कभी कभी ये जिंदगी हमें तब सिखाती है जब सब कुछ खो चुका होता है। सियोक ने बहुत देर से समझा कि असली इन्वेस्टमेंट पैसे में नहीं बल्कि उन लोगों में होती है जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं। उसने अपनी बेटी को खोया नहीं, बल्कि आखिरी पल में उसे अपने अंदर छिपा वो पिता मिल गया जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। सुजेन के गाने की वो आखिरी आवाज सिर्फ उसके पापा तक नहीं बल्कि हर उस दिल तक पहुंची जिन्होंने अपनों को काफी देर से समझा हो। अगर इस कहानी ने भी आपके दिल को छू
लिया तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी आप सबसे पहले सुन सके।